हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA/BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको करा दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद हम इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ही करेंगे हम पूरे चैप्टर को। कि क्या बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर कि एग्जामिन द नेचर ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन का हमें नेचर बताना है। मतलब नेचर मतलब ये बताना है कि ये एनालिटिक है या फिर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। f(z) ये दे रखा है, xy जब नॉट इक्वल्स टू 0 हो जब, और अगर xy 0 है तो 0 दे रखा है इन अ रीज़न इंक्लूडेड ओरिजन इंक्लूडेड है इस रीज़न के अंदर। हमें क्या बताना है, इसका नेचर बताना है, किसका, फंक्शन का, कि वो एनालिटिक है या नहीं। एनालिटिक के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिक के लिए हम दो चीज़ें प्रूव करते हैं। एक तो CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और एक अगर हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो भी हमें पता नहीं है कि वो एनालिटिक है या नहीं। उसके बाद हम देखेंगे कि वो चीज़ डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो फिर हमें पता चल जाएगा अगर ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं तो एनालिटिक, और इनमें से एक भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही तो नॉट एनालिटिक। ओके, तो देखो हमें फंक्शन इस तरीके का दे रखा है, f(z) इक्वल्स टू x² y⁴ x प्लस आयोटा y अपॉन में x⁴ y⁴10। अब हमें पता है CR इक्वेशन के लिए हमारी जो इक्वेशन होती है वो इस तरीके की होती है, ux इक्वल्स टू हमारी vy एंड uy इक्वल्स टू माइनस ऑफ vx। मतलब हमें u और v टाइप की वैल्यू चाहिए। u और v हमारा क्या होता है इसके अंदर, रियल। जैसे हम f(z) को ऐसे लिखते हैं ना, u प्लस आयोटा v। u तो होता है उसमें रियल पार्ट, और आयोटा के जो साथ में होता है वो होता है v। तो इसको पहले रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर लो, फिर उसकी u और v की वैल्यू पता चल जाएंगे। तो देखो x³ y⁵ प्लस आयोटा x² y⁴ इसके नीचे x⁴ प्लस y⁴10 अलग से, इसके नीचे x⁴ प्लस y⁴10 अलग से। ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, u की वैल्यू हो गई x³ y⁵ अपॉन x⁴ प्लस y⁴10। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, v की। v ऑफ xy इक्वल्स टू x² y⁵ अपॉन x⁴ प्लस y⁴10। ठीक है, ये हो गया हमारा ये u, ये हो गया हमारा v। अब हमें CR इक्वेशन के लिए सारी वैल्यू निकालें। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ल u अपॉन कर्ल x एट 0 0। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था कि किस तरीके से लिखते हैं। किस में चेंज है, x में, बाहर क्या आएगा u। किस में चेंज है, x, तो x 0 और माइनस में u 0 0, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जिसमें चेंज है वो मतलब कि x। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो u ऑफ x 0, u के अंदर x की जगह x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा ही 0 बन जाएगा। माइनस में 0 0 पुट करोगे तो भी 0 बन जाएगा, और अपॉन में x तो क्या आ गया, 0। सिमिलरली जब आप, ये क्या होता है, ux होता है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे uy vy और vx निकालेंगे तो सारे ही 0 आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर ये सारे 0 आ गए तो ये हमारी क्या हो जाएगी, CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ये इस तरीके से ये हो गई हमारी CR इक्वेशन सेटिस्फाई। अब हमें सेकंड चीज़ क्या देखनी होती है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो डिफरेंशिएबल हम देखेंगे अब ये है या नहीं, इस किस तरीके से देखेंगे डिफरेंशिएबल का, है ना। हम एक 4th चैप्टर करते थे लास्ट सेमेस्टर में, एक बुक होती थी हमारी उसके अंदर, तो वहाँ पे एक डिफरेंशिएबिलिटी का स्पेशल चैप्टर आता था। तो उस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएबल चेक करेंगे। मैं आपको सिखा देती हूँ अभी कैसे करते थे वहाँ पे। सबसे पहले तो वही है हमारा f'(z0), क्या होता था, लिमिट z टेंस टू z0 f(z) माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0। इस तरीके से आ गया। लिमिट z टेंस टू 0 f(z) माइनस f(0) अपॉन z माइनस 0। ये हो गया। लिमिट z टेंस टू z0, f(z) की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है हमारी f(z) की। तो ये हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो x² y⁴ x प्लस आयोटा ऑफ y अपॉन में x⁴ प्लस y⁴10। ये हो गया। माइनस में f(0) देखो 0 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 0 है, तो f(0) अपॉन 0। ये क्या हो गया, z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा वाई, माइनस में 0 तो वही रहेगा। ठीक है, अब ये जैसे 0 ख़त्म हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, तो x प्लस आयोटा वाई से x प्लस आयोटा वाई कैंसिल। लिमिट अगर z टेंस टू 0 है तो z x प्लस आयोटा वाई होता है, तो z टेंस टू 0 तो x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेना। ठीक है, ये हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0।
एक्स स्क्वायर वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 10। अब ये इस तरीके की इक्वेशन आ गई है, 0 0 पुट कर देंगे, 0/0 फॉर्म बन जाएंगी, सोल्व नहीं होगा, बहुत बड़ी इक्वेशन बन गई है। देखो ये 7 पावर, कितना हम इस पे एल हॉस्पिटल लगाते जाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं अपनी मर्जी से, जैसे ये वाली वैल्यू है उसको हम इस तरीके से पुट कर देंगे, ऊपर नीचे हमारी सेम पावर बन जाए। जैसे यहाँ पे x की पावर 4 है, अगर मैं y की पावर 5 को m ऑफ x का स्क्वायर पुट कर दूँ तो देखो यहाँ पे y की पावर 5 की जगह मैं एक्स स्क्वायर पुट कर दो, एक्स की पावर 4 बन जाएगी, यहाँ पे भी कुछ ऐसा बन जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और हम मल्टीपल लेते हैं इसका कोई भी नंबर m का, ठीक है। तो यहीं लिख दे रही हूँ मैं। तो इससे क्या हो गया हमारा, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, तो x का स्क्वायर y की पावर 5 की जगह mx स्क्वायर है, तो mx की पावर 4 हो गया अपॉन में x की पावर 4, और y की पावर 2 की जगह mx स्क्वायर है तो y की पावर 10 m स्क्वायर ऑफ x की पावर 4, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद नीचे से अगर हम x की पावर 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, और लिमिट m x टेंस टू 0 y टेंस टू 0। अलग अलग m की वैल्यू के लिए हमारी जो लिमिट की वैल्यू वो अलग अलग आएगी। तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ m। अगर हमारी अलग अलग वैल्यू के लिए हमारी लिमिट अलग अलग आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। अगर नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट एनालिटिक होगा। ओके, तो देखो क्या पता चल गया फिर हमें कि इस क्वेश्चन से आगे सी आर इक्वेशन तो सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं था, तो ये हमारा नॉट एनालिटिक हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखो जो एग्जाम्पल नंबर 3 है ना आपका, वो बिल्कुल क्वेश्चन सेकंड की तरह जो भी कराया मैंने आपको, कि शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मोड एक्स वाई z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ नॉट एनालिटिक एट द ओरिजन ऑल्दो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई एट दैट पॉइंट। ओरिजन के ऊपर जो ये चीज़ है वो एनालिटिक नहीं है, जबकि वो इस सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल गया कि वो नॉट डिफरेंशिएबल होगी। सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रही है लेकिन एनालिटिक नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं होगी, तभी वो एनालिटिक नहीं है। क्योंकि एनालिटिक दो कंडीशन होती हैं, या तो वो सी आर इक्वेशन होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर वो सी आर इक्वेशन है और नॉट एनालिटिक है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल प्रूव कर देंगे, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने अभी क्वेश्चन सेकंड किया है वैसे। तो जो फंक्शन है हमें एफ ऑफ जेड वो दे रखा है इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सिमिलर तरीके से हमें एफ ऑफ जेड पता है यू प्लस आयोटा वी होता है। यू रियल पार्ट होता है एंड वी हमारा जो होता है इमेजनरी। तो इसमें रियल ही पार्ट है, इमेजनरी पार्ट तो कुछ है नहीं। तो यू की वैल्यू हो गई है और वी हमारा क्या होगा, 0। इस तरीके से लिख सकते हैं वी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, यू ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, सी आर इक्वेशन के बारे में। सी आर इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वही यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई, वो सारी वैल्यू तो वो हम लेंगे अब। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कर्ल यू अपन कर्ल एक्स निकालो, वो क्या होगा, एट हमें 0 0 पॉइंट पे निकालने हैं। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे, यू में चेंज, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 भी आती है, शायद मैं पिछले क्वेश्चन बताना भूल गई थी। ये मतलब जिसमें चेंज होता है वहाँ पे लिमिट भी आती है, वही वाली। ठीक है, तो लिमिट यू एक्स 0 माइनस ऑफ किस में चेंज है, एक्स में, तो यू ऑफ 0 0 अपॉन किस में चेंज है, एक्स में, तो वो आ गया। अब जैसे एक्स और 0 पुट करेंगे, एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह 0, तो ये 0 हो गया। और यू ऑफ 0 0 0 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन में एक्स, तो क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलर तरीके से आप यू इसमें यू वाई लेंगे या फिर वी एक्स लेंगे और वी वाई लेंगे, तो आप लिख देना सिमिलरली ये 0 आएंगे। अगर आपको सॉल्व करके देखना है तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं, साफ पता चल रहा है। एक्स वाई की जगह दोनों में से एक में भी 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे तो हमारा है ही 0, तो ये सारी टर्म्स 0 आ जाएंगे। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमारा क्या रह गया, डिफरेंशिएबल वाला, वही हमें किस पे डिफरेंशिएबल देखना है, 0 के ऊपर एट दैट पॉइंट, मतलब ओरिजिन पे। तो हम क्या लेंगे, वही लिमिट z टेंस टू 0, एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, हमारा 0 यहाँ पे, अपॉन में z माइनस 0, तो ये हो गया। एफ ऑफ 0 हमारा क्या होगा, अगर मैं इसमें z 0 पुट कर रही हूँ तो z 0 अगर मेरा है तो x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, मतलब ये वैल्यू 0 आ जाएगी, सीधी सी बात ये है। तो ये 0 हो गया, तो हमारा लिमिट z टेंस टू 0 एफ ऑफ z अपॉन z, इस तरीके से हो गया। अब एफ ऑफ z की वैल्यू पुट कर दो,
लिमिट एफ ऑफ जेड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई अपॉन में जेड हमारा क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब जेड टेंस टू जीरो है तो एक्स बताया था ना जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है। अगर जेड जीरो की तरफ टेंड करेगा एक्स और वाई भी जीरो की तरफ टेंड करेंगे क्योंकि इस पर डिपेंडेंट है डायरेक्टली। तो एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो। इस तरीके से हो गया मोड ऑफ एक्स वाई की वैल्यू की पावर 1/2 और एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है। अब मैं वाई में ऐसा क्या पुट कर दूं कि जो हमारे ऊपर नीचे पावर सेम हो गए कैंसिल हो गए, एम हमारा वेरिएबल बच जाए। तो वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर दूँ। यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर उससे कैंसिल, एक पावर बचेगी। यहाँ पे भी एक पावर है एक्स की। तो वाई की जगह एम एक्स पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो। तो वाई की जगह एम एक्स पुट कर दो तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एम की पावर 1/2 एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। इस तरीके से हो गया। तो लिमिट एक्स वाई टेंस टू जीरो, ये एक्स बाहर आ गया अंडर रूट ऑफ एम अपॉन में हमारा यहाँ पे मोड है एम का। यहाँ पे हमारा क्या होगा एक्स कॉमन ले लो 1 प्लस आयोटा ऑफ एम, एक्स से एक्स कैंसिल। अब ये सिर्फ और सिर्फ एम की वैल्यू में बच गया। एम जो हमारा डिफरेंट होगा फॉर एम इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वैल्यूज़। ठीक है, ऐसे लिख देना। इसका मतलब जो हमारी लिमिट है वो नॉट यूनिक। अगर लिमिट यूनिक नहीं है तो हमारा क्या होगा नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल है तो नॉट एनालिटिक होगा। ओके, यही प्रूफ करके दिखाना था कि जो फंक्शन है ना वो नॉट एनालिटिक है ओरिजिन के ऊपर, जबकि वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे लेकिन एनालिटिक नहीं है क्योंकि वो डिफरेंशिएबल नहीं है, इस तरीके से। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4, थोड़ा थोड़ा इस टाइप का, बस इसमें एक एक्स्ट्रा बात बोल रखी है इन्होंने, कंटिन्यूटी भी दिखानी है और थोड़ा डिफरेंशिएबल भी थोड़ा अलग टाइप से प्रूफ होगा, वो पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि शो दैट द फंक्शन दिस इज़ कंटिन्यूस। प्रूफ करना है सबसे पहले तो कि जो ये फंक्शन है वो कंटिन्यूस है एंड दैट सीआर इक्वेशंस आर सेटिस्फाई एट द ओरिजिन। इसमें सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी ओरिजिन के ऊपर। यह एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन जो डिफरेंशिएशन है ज़ीरो के ऊपर वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तीनों बातें प्रूफ करके दिखानी है। ओके, जो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थे एक्सरसाइज का, जो एग्जाम्पल है 3rd और 4th और 5th भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अच्छे से करना ही इनको। ओके, तो देखो क्या है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ जेड हमें क्या दे रखा है एक्स की क्यूब 1 प्लस आयोटा माइनस ऑफ वाई की क्यूब 1 माइनस आयोटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे सीआर इक्वेशन में भी नीड होगी, कंटिन्यूटी भी हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो एक्स की क्यूब प्लस में आयोटा ऑफ एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब प्लस में आयोटा ऑफ वाई की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों को इकट्ठा कर लो, रियल वालों को। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, प्लस में आयोटा कॉमन ले लो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। ये क्या है एफ ऑफ जेड। ऑल्सो एफ ऑफ जेड हमारा क्या होता है यू प्लस आयोटा वी। कंपेयर कर दो, यू की वैल्यू क्या आ गई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या आ गई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया हमारी यू और वी। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करनी है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी हम प्रूव करेंगे। अब कंटिन्यूटी किस तरीके से होगी। अब कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास जो कंटिन्यूटी है वो कहाँ पे हो सकती है, जेड इक्वल टू ज़ीरो पे भी हो सकती है और तब भी हो सकती है जब जेड ज़ीरो नहीं है। जब जेड ज़ीरो ही नहीं है, अगर मेरा जेड ज़ीरो नहीं है, ठीक है, अगर मेरा जेड ज़ीरो नहीं है तो उसका मोड भी ज़ीरो नहीं होगा। इसका मोड भी ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब जो ये चीज़ है वो ज़ीरो नहीं हुई तो ये चीज़ रैशनल हुई, ये भी चीज़ रैशनल हुई। तो यू और वी मेरे डिफाइन है। यू और वी अगर मेरे डिफाइन है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस होंगे जब हमारा जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। इफ़ जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है देन जो मेरे यू और वी हैं वो क्या है मेरे रैशनल्स हैं, क्योंकि रैशनल वो होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो ये बता दिया किस तरीके से हुआ है। तो क्योंकि जेड मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो यू और वी रैशनल्स हो जाएंगे ऑफ एक्स एंड वाई विद नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इट शोज दैट क्या शो होता है इससे हमारा कि जो यू और वी है वो हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो हमारे कंटिन्यूस हैं एट
z नॉट इक्वल्स टू 0 पे। अब बात आई, अब हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट z इक्वल्स टू 0 पे। तो हम एडवांस कैलकुलस के अंदर कंटिन्यूटी चेक करते होते थे, जब हमारे ऐसे नीचे इस तरीके की आ जाती थी ना इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देते थे, ताकि जैसे एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा पुट करूँ तो इनको ऐड करते आर स्क्वायर नहीं बच जाएगा नीचे, इस तरीके से, ताकि जो हमारी इक्वेशन सोल्व करना थोड़ा ईजी हो जाए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनकी जगह वैल्यू पुट कर लेते थे, एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा। सिमिलरली हम आज भी यहाँ पे वही करेंगे, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर कर लेंगे चेंज। ठीक है, तो करो चेंज किस तरीके से होगा, जैसे एक्स की जगह तो हम टू कन्वर्ट ऐसे लिख देना कि हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं यू और वी को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तो हम एक्स की जगह तो आर कोस थीटा रखेंगे और वाई की जगह पे आर साइन थीटा रखेंगे। ठीक है, तो यू की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, आर कोस थीटा रखने से आर क्यूब कोस क्यूब थीटा माइनस में आर क्यूब साइन क्यूब थीटा अपॉन में जैसे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली वी की वैल्यू पुट कर दो, तो आर क्यूब कोस क्यूब थीटा प्लस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो गई। ओके, अब जैसे आर स्क्वायर कॉमन होगा क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, फिर आर स्क्वायर से आर क्यूब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आर कोस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा, यू की वैल्यू हो गई और बी की वैल्यू क्या हो गई, सिमिलर ऐसे कैंसिल होके आर कोस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी हमारी यू की और वी की, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। एक तरीके से हमें ये देखना है, लिमिट जब हमारी z टेंस टू 0 एफ जेड कर रही है तो हमारा क्या आएगा, और एफ ऑफ 0 पे अगर हमारे इस पे और एफ ऑफ 0 पे सेम आंसर आ गया तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हो जाएगी डायरेक्ट हमारी। तो अब हम देखेंगे कि इस पे हमारा क्या, एफ ऑफ 0 पे तो हमारा आंसर क्या है, 0 है। एफ ऑफ 0 पे एफ ऑफ जेड अगर 0 है तो एफ ऑफ 0 पे हमारा आंसर 0 है। अगर लिमिट z टेंस टू 0 और एफ ऑफ जेड भी 0 आ गया तो इक्वल हो जाएंगे, इक्वल होते ही वो क्या हो जाएंगी, हमारी कंटिन्यूस प्रूफ। तो आप यहाँ पे ही देख लो कि अगर मेरी z की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करी तो मेरा x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। मैंने बता रखा आपको कि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y होता है, z 0 होता है, x भी 0 y भी 0। अब मेरा x और y अगर 0 की तरफ टेंड करा तो मेरा r भी 0 की तरफ टेंड करेगा यहाँ से। ठीक है, यही बात है कि अगर मेरा x तो मेरा z 0 की तरफ तो x y 0 की तरफ, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, जो r है वो भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर हम मतलब ये हमारी कनेक्टेड चीज़ें होती हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो जैसे ही z मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा, r भी मेरा 0 की तरफ टेंड करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, r 0 है तो u भी 0, तो लिमिट किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट r टेंस टू 0 तो मेरा u 0 हो जाएगा। सिमिलर लिमिट v टेंस टू 0 तो मेरा ये भी 0 हो जाएगा इधर से, इस तरीके से। क्या बोला मैंने कि अगर मेरा z 0 की तरफ तो एक्स वाई भी 0 की तरफ, उसकी वजह से एक्स वाई 0 तो r भी 0 की तरफ। ठीक है, टेंड हुआ। अब ये वैल्यू टेंड हो गई। ओके, तो r 0 है, ये भी 0 है, तो u भी 0 v भी 0। अगर r की वैल्यू 0 है तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ से इक्वल हो गए। वो भी किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल। एफ ऑफ जेड क्या होता है हमारा, u प्लस आयोटा v, u भी 0 v भी 0 तो एफ ऑफ जेड भी 0। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया, 0 के, और जो कि किसके इक्वल था, एफ ऑफ 0 के। तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूटी तो हमारी यहाँ पे हो गई प्रूफ। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है इसके अंदर कि जो ये चीज़ है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, वो भी ओरिजिन के ऊपर। तो हमने अब u और v तो निकाल ही रखे हैं, अब हम क्या निकालेंगे, वही ux uy vx vy, उनका आंसर निकालेंगे और देखेंगे कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम u और v लिख लेते हैं, उसके बाद CR इक्वेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो ये वैल्यू मैंने लिख ली u और v की। अब हमें क्या दिखाना है, CR इक्वेशन। तो CR इक्वेशन के लिए हमें वही u x वो सारी वैल्यू चाहिए, तो कर्ल u अपन कर्ल x निकालेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिन पे निकाला तो उसी तरीके से निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 u ऑफ x 0 माइनस u ऑफ 0 0 अपन में चेंज किस में, x में। अब x 0 पुट करो इसके अंदर, u वाले के अंदर, y के जगह 0, यहाँ पे भी 0, तो x स्क्वायर से x क्यूब कैंसिल होती है, x माइनस u 0 0 पे तो ये 0 आ जाएगा अपन में x, तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कर्ल u अपन कर्ल y निकालेंगे जब हमारा वही 0 0 हो। तो लिमिट y टेंस टू 0 u ऑफ 0 y माइनस u ऑफ 0 0 अपन में
हमारा यहाँ पे y हो जाएगा। अब 0y पुट करो, यहाँ पे 0, यहाँ पे y, 0y, तो y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, इस तरीके से ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ वाई क्यूब, तो माइनस ऑफ वाई क्यूब अब और अपॉन में वाई स्क्वायर, तो माइनस ऑफ वाई हो जाएगा यहाँ पे। और माइनस में 0 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन में यहाँ पे आ गया y, तो कैंसिल होने के बाद कितनी वैल्यू बच गई, -1, तो ये हमारा -1 आ गया। उसके बाद क्या, कर्ल v अपॉन कर्ल x एट 0 0 हो गया, तो इसको चेंज करो, लिमिट x टेंस टू 0, हमारा v ऑफ x 0 माइनस v ऑफ 0 0 अपॉन में x हो जाएगा इस तरीके से। तो x 0 पुट कर दो यहाँ पे, x और 0, तो 0 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, माइनस में 0 अपॉन में x, तो ये आ गया 1। सिमिलरली अगर आप कर्ल v अपॉन कर्ल y एट 0 0 निकालेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये जो हमारी CR इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। देखो CR इक्वेशन में क्या होता है, जो UX होता है ना, मतलब ये वाली वैल्यू वो किसके इक्वल आनी चाहिए, हमारी UX की वैल्यू आनी चाहिए VY के इक्वल। देखो UX हमारा 1 आया हुआ है, जो VY है वो भी हमारा 1 आया हुआ, तो ये इक्वल आ गए। ये दोनों बची हुई में माइनस का चेंज आना चाहिए, माइनस का चेंज आया है किस तरीके से, UY इक्वल टू माइनस ऑफ VX आना चाहिए, ऐसा ही आया हमारा। तो CR इक्वेशन है वो जो हो गई है सेटिस्फाई। तो ये बताना था इसके अंदर, जो CR इक्वेशन वो सेटिस्फाई हो जाए ओरिजिन के ऊपर ही हुई है। देखो उसके बाद f डैश जो f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं हो करता, ये बात है। तो f डैश 0 निकालो, क्या है, इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। f ऑफ 0 तो है ही 0, तो लिमिट z टेंस टू 0 क्या होगा, f ऑफ z अपॉन z। ठीक है, f ऑफ z की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो लिमिट z टेंस टू 0, f ऑफ z हमारा है x की क्यूब माइनस y की क्यूब प्लस में आयोटा x की क्यूब प्लस y की क्यूब अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x प्लस आयोटा वाई। जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन में क्या करी थी, मैं वहाँ पे मुझे पता लग रहा था कि मैं किस तरीके से कुछ y की जगह वैल्यू पुट कर दूँ कि मेरे वो कैंसिल वगैरह हो गए, m की फॉर्म में बच जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है, तो वही पाथ वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कराया था। तो पाथ ले लो, जैसे अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, जैसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं ले रही हूँ तो वहाँ पे मैंने वाई को 0 रख दिया। ठीक है, अगर मैं वाई को 0 ले लूँ अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब मैं इसके अलग अलग वैल्यू निकालना चाह रही हूँ इसकी लिमिट की, एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले लूँ, एक बार कुछ और ले लूँ, इस तरीके से इसकी लिमिट अलग अलग आ जाए। मतलब अगर वाई मैं 0 ले लूँ तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये 0, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक्स लिमिट z टेंस टू 0 की बजाय x टेंस टू 0 हो जाएगा ना। अब तो x की क्यूब प्लस आयोटा x की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में x, ये हो गया x की क्यूब, लिमिट x टेंस टू 0, x की क्यूब ले लो कॉमन, 1 प्लस आयोटा अपॉन में एक्स की क्यूब, कैंसिल 1 प्लस आयोटा बचेगा यहाँ पे। अगर मैं कोई इक्वेशन ले लो, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो शायद बनेगा नहीं, बाकी लेके देख लेना। अगर आंसर वाई एक्सिस के लॉन्ग करो और अलग आ जाए तो वो भी ठीक है। अगर अलोंग में एक्सिस ले लूँ, अगर मैं वाई की जगह एक्स वाई इक्वल टू एक्स पुट कर दूँ इक्वेशन के अंदर, तो मेरा जो आंसर है फिर वो अलग आ जाएगा। पुट कर लेना बस वाई की जगह एक्स, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2x की क्यूब आयोटा, तो लिमिट x टेंस टू 0 2x की क्यूब आयोटा अपॉन में यहाँ पे y की जगह x, तो x 2 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे हमारा वही x प्लस आयोटा ऑफ x हो जाएगा। इस तरीके से फिर उसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारी टर्म बन जाएगी 2 ऑफ एक्स की क्यूब 1 प्लस आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा आ गया। इसके लिए आंसर कुछ हो रहा है, इसके लिए आंसर कुछ हो रहा है, मतलब एक ही वैल्यू है हमारे पास लेकिन लिमिट अलग अलग आ गई, लिमिट अलग अलग आ गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो यही हमें प्रूफ करके दिखाना था इस क्वेश्चन के अंदर कि जो कंटिन्यूस है, पहले कंटिन्यूस प्रूव करा, फिर CR इक्वेशन प्रूव करे, फिर f डैश 0 एग्जिस्ट नहीं करता फिर वो प्रूव किया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।